बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, मैं आज लेक्चर वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कि m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरह से है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है ना हमारे पास, वो होती है y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c कह लें या b कह लें, ठीक है। ये जो m होता है ये स्लोप है और ये b जो है ये y इंटरसेप्ट है। लेट सपोज ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, और अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लेके जाऊं तो इसमें ये जो पॉइंट है ना ये असल में y इंटरसेप्ट है, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एक कोऑर्डिनेट और स्लोप की मदद से, ठीक। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि लाइन पासिस थ्रू द 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा, लेट सपोज 1,2 है, और एक पॉइंट ये रहा, लेट सपोज 4,5 है, ठीक है। तो अब ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस b। अच्छा, अब जब ये चीज़ आ जाएगी आपके पास तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि फर्स्ट वी नीड टू फाइंड m। तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब y2 माइनस y1 ओवर 4 माइनस 1 यानी x2 माइनस x1। सो दैट इज इक्वल टू 3/3 एंड वैल्यू इज 1। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लूँ, चाहूँ तो 1,2 कंसीडर कर लूँ, चाहूँ तो 4,5, और y की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ 2 इज इक्वल टू m इज 1 एंड x इज 1 प्लस ऑफ b। तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं आखिर में इक्वेशन बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जनाब। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि जब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई तो इसके मुख्तलिफ और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट, आइडेंटिफाइंग द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन गिवन एन इक्वेशन। अब ये लाइन पॉइंट दिया हुआ है, ये एक स्लोप दिया हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन का वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो -3/4 इज द स्लोप एंड -4 इज द वाई इंटरसेप्ट। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, यानी जैसे इस तरह का ये जो क्वेश्चन है, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन द स्लोप एंड 1 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट से अगर पास हो रही है तो वो भी हम देख चुके हैं। इसकी अब डायरेक्ट अगर हम एक्सरसाइज पे, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी बताने वाली, वो मैं आपको चाह रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, if 2 lines are parallel to each other, लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2 लाइंस हैं और वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, यानी इस तरह से। सपोज मैं आपसे कहूँ ये लाइन है और ये लाइन है,
तो इसका जो स्लोप है ना, लेट सपोज वो m1 है और इसका जो स्लोप है m2 है। If two lines are parallel to each other, it means m1 is equal to m2। ये अंडरस्टूड सी बात है। क्यों? क्योंकि स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया था, ये है क्या, इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब अगर फर्ज करें मैं ये कहता हूँ ये स्लोप दोनों एंगल्स बराबर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो m1 इज इक्वल टू m2। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है इस तरह से, फर्ज कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है एंड बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो m1 इज इक्वल टू -1/m2। ठीक है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब मैं इस एक्सरसाइज से अगर आपको दिखाऊं, अलजेब्राइक, ये तो सारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मुझे बतानी है। ये 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसमें ये कह रहा है, ये ग्राफिकल क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि ये स्ट्रेट लाइंस के आपको सेट दिए हुए हैं और कहता है कि बताइए ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आपके सामने अगर मैं फॉर एग्जांपल रैंडमली कोई क्वेश्चन ले लूँ, लेट सपोज ये हमने ले लिया। ठीक है, तो मैं इसको तो पहले तो इस तरह से रखूँगा कि 3x - 5 3x - 5 is equal to 2y and y is equal to 3/2 x - 5/2। ठीक है ना, तो अब ये आपके पास m हो गया। अब आप इस दूसरी इक्वेशन पे आइए, तो 6y is equal to 9x plus 6 and y is equal to 9/6 x plus 6/6। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि m1 एक तरह से अगर मैं उसको m1 मान लूँ और इसको m2 मान लूँ, तो m1 इज इक्वल टू 3/2 और अगर इसको m2 मानता हूँ तो m2 इज इक्वल टू 9/6 का मतलब 3 2 6 3 3 9 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो m1 इज इक्वल टू m2, तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं ये कोई और इक्वेशन लेता हूँ, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -3, तो इंटरसेप्ट दिए हुए ये सिर्फ अगर फर्ज करें दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर होंगे, और ना -1 आए ना m1 और m2 बराबर आए तो हम कहते हैं ये नीदर है, यानी नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है कि स्लोप्स मालूम करने हैं, 3 में भी यही है। अच्छा, कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जैसे ये देख लें, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ, द स्लोप फॉर अ व्हील चेयर रैम्प फॉर अ होम हैज़ टू बी 1/12 और इफ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू द डोर इज 2.5, find the distance of the ramp has to extend from the home in order to comply with the slope। ठीक है, तो अब आपसे ये कहता है कि m 1/12 है, m
इज़ 1/12 और अगर ट्रायंगल हम देखें तो ये x कह दिया, ये 2.5 फीट कह दिया, ठीक है, लेट सपोज। तो अब हम अगर कैलकुलेट करना शुरू करें तो ये कह सकता है कि इसमें हम m 1/12 है और if two lines are parallel to each other, इनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप जो है वो 1/2 -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इस लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब आप इसको यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल लें, ठीक है। ये होगा x, 0, ये होगा 0, 2.5, ठीक है, x, 2.5, ठीक है, और ये होगा 0, 0। तो इससे अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, और फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तरफ, और ये कुछ इस तरह से है कि ये मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर आउटडोर पेशियो इज 54 फीट, द लेंथ इज 3 फीट ग्रेटर देन द विड्थ, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेशियो, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये रेक्टेंगल है, लेंथ जो है वो विड्थ से 3 टाइम्स बड़ी है, और जो टोटल पेरीमीटर है वो 54 फीट है, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ इज 54 मीटर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेशियो। तो आप पेरीमीटर को 54 फीट रख के लेंथ और विड्थ को समीशन करा लें, तो 2L + 2W इज इक्वल टू 54 हो जाएगा, और लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 54 होगा। तो और लेंथ जो है वो W + 3 के बराबर है, तो लेंथ की वैल्यू प्लग कर देंगे W + 3, यानी देखें आपके सामने P = 2L + 2W आएगा। P = 2L + 2W and perimeter value is 54, so 2L + 2W is equal to length plus width is equal to 27, और लेंथ जो है वो W + 3 के बराबर है, तो W + 3 + W is equal to 27, और 2W is equal to 27 - 3, that is 24, and width is equal to 12। और इससे अगर हम लेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी कि लेंथ इज इक्वल टू 12 + 3, that is equal to 15, ठीक है। अच्छा, कुछ एरिया प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम देख सकते हैं, वॉल्यूम प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ शिपिंग बॉक्स गिवन दैट द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ W है। इस पूरे को ही उठा लेते हैं यहाँ पर।
देखिए यहाँ ये कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ शिपिंग बॉक्स गिवन दैट द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। लेंथ जो है वो टू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू के बराबर है। द हाइट इज 8 इंचेस, हाइट जो है वो 8 इंचेस है, और वॉल्यूम जो है वो 1600 है। अच्छा अब देखिए रेक्टेंगुलर शिपिंग बॉक्स है ना, तो वॉल्यूम जो है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से कैलकुलेट होगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ की जगह 2w रख दें, हाइट की जगह विड्थ की जगह विड्थ ही रहने दें, और हाइट की जगह 8 रख दें। वॉल्यूम खुद 1600 है, तो ये 2w स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 8 आप कर दें, तो ये आपके पास बना 8 2 16 और 200 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ w स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 100, तो w स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड w इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। इसमें से आप माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, इसकी वजह यह है कि विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस तरह से आप कंसिडर करेंगे। अगले उसमें जाते हैं हम। अच्छा यहाँ ये कह रहे हैं कि लीनियर मॉडल बनाइए टू फिट द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, सो व्हाट शुड बी ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप में तो हमारे स्लोप डिफाइन करना होगा, सेकंड स्टेप में हमें वाई इंटरसेप्ट डिफाइन करना होगा, और थर्ड स्टेप में इक्वेशन बना देंगे, सिंपल। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे, ये मैं असाइनमेंट्स में आपको दूंगा, ये असाइनमेंट्स होंगे आपके। अच्छा जनाब, इसमें अगर हम कोई क्वेश्चन देखें, ये देख लेते हैं, काम करते हैं। What is the total distance that two people travel in 3 hours if one of them is riding a bike at 15 miles per hour and the other is walking at 3 miles per hour? What is the total distance that two people travel in 3 hours? दो लोग 3 hour तक ट्रेवल कर रहे हैं। If one of them is riding a bike at 15 miles per hour and the other is walking at 3 miles per hour, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ बनाएं इसको, तो मैं कहता हूँ कि दो लोग हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं 3 hours तक, टाइम जो है वो 3 hours दे दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि what is the total distance that people travel in 3 hours if one of them is riding at a bike at 15 miles per hour। अच्छा अब देखिए एक फार्मूला होता है अब S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू V1 इंटू टी, तो S1 इज इक्वल टू 15 माइल्स है पहले का डिस्टेंस वेलोसिटी, तो 15 इंटू 3, तो ये S1 हमारा जो कैलकुलेट हुआ वो 45 माइल्स हो गया। अच्छा उसके बाद ये कहते हैं कि दूसरे आदमी का जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल हो रहा है, तो S2 इज इक्वल टू, ये लीनियर फार्मूला है रेक्टिलिनियर मोशन का, कि कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है अगर कांस्टेंट स्पीड से,
तो हम उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। S2 इज इक्वल टू V2 3 है मल्टीप्लाई बाय टाइम 3 है, तो ये कितना हो गया 9 माइल्स। तो S2 हमारे पास 9 माइल्स हो गया। तो S1 प्लस S2 अगर हम करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और 45 प्लस 9 तो ये 54 माइल्स का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह ये कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा एक इस तरह से होता है कि लेट सपोज अगर आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस साइन है ना, तो ये हमेशा ये कभी इवेल्यूएट नहीं हो सकता, इसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती। तो हम इसको कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होगा, यानी आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स है। अब अगर फर्ज करें आपके सामने एक नंबर लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है 5 + 2i, तो 5 इज़ द रियल पार्ट एंड 2 इज़ द इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा जाएगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो a प्लस आयोटा b या b आयोटा की फॉर्म में हम लिखते हैं, वेयर a इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसकी प्लॉटिंग भी ऐसे होती है, बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पर -2 + 3 आयोटा था, -2 रियल पार्ट है, -2 आपने देखा यहाँ कहीं है, और 3 आयोटा 3 पॉजिटिव पार्ट है, तो 3 हो गया। ये पॉइंट आ गया आपके पास, आपने एक्सप्रेस किया, और ये डायग्राम एरो जो रेड एरो है ये बता रहा है कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लॉटिंग है। ठीक है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे ही होती है कि रियल पार्ट अगर फर्स्ट करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट दूसरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह है। फॉर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है 2i + 3 और एक दिया हुआ है 5i - 7। ठीक है, तो 3 रियल पार्ट है और -7 रियल पार्ट है, तो इन दोनों का एडिशन -4 आ जाएगा, प्लस ऑफ 2 आयोटा 5 आयोटा दैट इज 7 आयोटा। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर करना है बिल्कुल उसी तरह जैसे आमतौर पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिर्फ ये होगा कि आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होता है। अच्छा जनाब, डिवाइड 2 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 - आयोटा। 4 - आयोटा लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया, 4 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 4 + आयोटा से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे a² - b² आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 का मतलब ये हुआ कि +1 हो जाएगा, तो 16 + 1 17 और ऊपर 3 + 22 आयोटा। इसको ब्रेक करके लिख देंगे तो 3/17 हो जाएगा, प्लस 22/17 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, यहाँ इन्होंने पावर्स को सिंप्लीफाई करना सिखाया है कि आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 +1, क्योंकि आयोटा 4 को आयोटा क्यूब और आयोटा में तोड़ देंगे आप। आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा होता है और आयोटा का मतलब प्लस आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 एंड -1 तो ये कंडीशन है, आप इसको देख लेंगे तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि कोई एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लेट्स सपोज कहते हैं y इसके बराबर है, गिवन इवेल्यूएट y व्हेन x इज इक्वल टू 4 आयोटा। x क्या है 4 आयोटा, तो y इज इक्वल टू 1 + 2 × 4 आयोटा
डिवाइडेड बाय 4 आयोटा प्लस 3। ठीक है। अच्छा, अब y इज इक्वल टू, मैं इसको कह सकता हूँ 1 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। कॉन्जुगेट करूँगा तो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 ज़ा 24 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 8 4 ज़ा 32 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, ये याद रखिएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हुआ 3 प्लस 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 इंटू -1। ठीक है। इसका मतलब हुआ 35 प्लस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25। तो मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ 35 बाय 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी आपके पास 5 7 ज़ा 35 ओवर 5 प्लस 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25। तो ये इस तरह से इवेल्यूएट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया हमारे सामने। ठीक है जनाब। इसके बाद ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ये आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, और मैं इनइक्वालिटीज़ देखना चाह रहा हूँ। चलिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बात वहाँ जाके बैठ के देख लो ना, यहाँ पे क्यों देख रहे हो? वहाँ जाके सुकून से बैठ के देख लो। क्या हुआ? मेरा मोबाइल ले लो। क्या हुआ? भूख लग रही तो खाना दो उसको।
अंडा फ्राई। बिस्किट खाना है तो खा लो, मतलब तुम्हें खाना खाना है क्या? तुम चावल रख के बैठो वो खाओ। ढाई घंटा खाना खाए, 2.5 घंटा नहीं हुआ। क्या कह रही हो? एक मिनट रुक जाओ। मुझे भूख लग रही है, मुझे बाहर निकालो। अच्छा जनाब, चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। मैं दोबारा से आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये करते हैं कि y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, अब देखिए क्वाड्रेटिक कर्व जहाँ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ y ज़ीरो होगा। तो y ज़ीरो का मतलब ये हो गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। फर्दर लेके जाऊंगा तो x प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a, यानी मिडिल टर्म का 2 से डिवाइड करके स्क्वायर ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ये फार्मूला होता है 2 परफेक्ट स्क्वायर का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें चाहिए थी तो मैंने मिडिल टर्म रखी। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हमारे पास कितनी है 1 और लास्ट हमें मालूम करनी है, तो l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट b अपॉन 2a और फिर इसका स्क्वायरिंग करेंगे अगर हम बोथ साइड, तो ये स्क्वायरिंग इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और मिडिल टर्म लास्ट टर्म हमारे पास b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आ जाएगी। तो इसको ऐड भी कर लिया, प्लस ऑफ c अपॉन a एज इट इज़ रहेगा और माइनस ऑफ b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये फार्मूला बना x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस ऑफ c अपॉन a। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम बनेगा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 4ac और ये बनेगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है जनाब। इसके बाद हम स्क्वायरिंग ऑन इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा और फर्दर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a और फिर ये जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है तो वो कहता है माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, और मैं एलसीएम भी ले लूँ तो ये पूरी चीज़ b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर हो जाएगी। एंड दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x or roots of the quadratic equation, you can use this formula. This is the quadratic equation formula. इसको मैंने ड्राइव करा दिया आपको। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कहता है कि इसकी वैल्यू बताओ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो तुम रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में ये कहोगे कि यार मैं या तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दूँ, क्वाड्रेटिक अप्लाई करूँगा तो a मेरे पास 1 है, b मेरे पास माइनस 5 है, c मेरे पास 6 है। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा तो y इज इक्वल टू ये पूरी चीज़ इसमें फार्मूले में प्लग कर दूँगा और x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो यानी माइनस b अपॉन b का मतलब माइनस 5, फिर इसी तरह प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह 6 और डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 2 टाइम्स ऑफ a का 1। ठीक है, तो ये जब हमने सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस
प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 प्लस 1 6/2 और 5 माइनस 1 4/2, तो y इज इक्वल टू 3, 2 आर द x, ये y नहीं चल रहा था, ये x है, y को 0 रखूँगा तभी तो x क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होगा ना। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यूज आ गई हमारे पास 2, 3, 2 इज़ द रूट, 3 इज़ ऑल्सो द रूट, तो इन रूट्स को हम क्या कह रहे हैं, ये रियल रूट्स हैं, दीज आर द रियल रूट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और यही इक्वेशन लूँ मैं, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन से करूं तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म 6 आंसर आ रहा है। नाउ वी नीड टू ब्रेक द मिडिल टर्म इन ऑर्डर टू गेट द middle term if we add or subtract the factors of middle term, and if we multiply the middle term, two factors of middle term, then we will get the product of first and last term। तो मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूँगा कि x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस ऑफ 6, ये राइट फैक्टर हैं जो मैंने ब्रेक किए हैं, क्योंकि 3x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2x, रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 2 6, x² ये वही है जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने में आ रहा है, एंड माइनस 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस 5x, ठीक है जरा। अच्छा, इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया, दो फैक्टर जो बने उसमें एक x माइनस 2 बना और एक x माइनस 3 बना, ठीक है। तो इसके रूट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो x की एक वैल्यू 2 आ गई और x की एक वैल्यू 3 आ गई, दीज आर द रूट्स, सेम आंसर ऑब्टेन हो रहा है लेकिन दोनों अलग अलग मेथड से। तो एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक है फैक्टराइजेशन। सम टाइम अगर किसी फंक्शन, किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, देन वी शुड यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है जनाब। अब मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होती है। ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी ड्राइव करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस आपको बता दूं, ठीक है। देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वाड्रेटिक फार्मूला बना है वो है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। रूट्स की नेचर क्या होगी वो असल में इस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, इस फैक्टर पर, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये d से रिप्रेजेंट करता है। अब ये d 3 तरह से हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो 0 होगा, या वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0, ठीक है। इन नेचर्स पर, इन कंडीशंस पर नेचर ऑफ द रूट्स डिफाइन होगी। अब आप ये कहेंगे कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 है, तो वैल्यू आपके पास रूट्स की जो नेचर होगी वो रियल होगी और डिस्टिंक्ट होगी, यानी दो डिफरेंट रूट्स आएंगे और रियल रूट्स होंगे। d इज इक्वल टू 0 का मतलब रूट रियल होगा लेकिन इस इक्वल होगा, एक ही रूट आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इस पूरी चीज़ को 0 से इक्वेट कर दें तो सिर्फ बचेगा क्या, माइनस b/2 है, तो एक ही रूट आएगा ना। यानी दो रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इस वक्त एक ही कंडीशन हो गई। और वो देखें इस तरह से, पहली वाली कंडीशन क्या है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे 2 पर और 3 पर, तो ये रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। लेकिन फर्स्ट कीजिए फंक्शन इस तरह का है
तो फिर इस सूरत में ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट टच कर रही है, और इस सूरत में दो रूट्स है ही नहीं, एक ही रूट है, तो उसको हम कहते हैं रियल और इक्वल रूट। एंड डी इज़ लेस देन ज़ीरो, ये सिचुएशन इस तरह की होगी कि जिसमें फंक्शन कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, तो रूट जो है वो इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दो अलग अलग कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन तीनों हमने डिफाइन करनी है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वजह से डिफाइन होती है। अच्छा जनाब, अब हम कोई एक्सरसाइज उठाते हैं और उसके सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टरिंग आपने करनी है और बस इसके सॉल्यूशंस मालूम करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मालूम करना है, यानी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 49 है, स्क्वायर रूट ले लें, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आ जाएगा, तो लिहाजा इसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद हम आते हैं, अब देखिए जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, पूरा बना बनाया क्वेश्चन दिया इन्होंने। ये अब क्वेश्चन नंबर 54 देखें, इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है कि a formula for the normal systolic blood pressure for a man age A measured in millimeter Hg। ये मर्क्यूरिक प्रेशर होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है, इज गिवन एज P इज इक्वल टू समथिंग 0.006 a स्क्वायर माइनस 0.02 a प्लस 120। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फाइंड द एज टू द नियरेस्ट ईयर ऑफ अ मैन हुज नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेजरिंग 125। ब्लड प्रेशर P की जगह इस जगह 125 से इक्वेट कर दें और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें। जो A की वैल्यू आएगी वो एज होगी। अगर एज नेगेटिव और पॉजिटिव आए तो आप नेगेटिव को रिजेक्ट कर दीजिए, बिकॉज एज इज़ नॉट नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स द डिस्टेंस गिवन बाय द फार्मूला। एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से नीचे, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही मेजर होगा, वेयर t is measured in seconds, how long will it take for the object to travel 74 feet। अगर वो 74 फीट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो d की जगह 74 रख दें, और 74 रखेंगे अगर d की जगह, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन कि 74 रखेंगे अगर d की जगह, तो ये हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 74 इज इक्वल टू 5t प्लस 16t स्क्वायर। ठीक है, तो 16t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 74 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a t की। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेगा। इसी तरह ये एक फंक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन है, कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि प्रोडक्शन दैट विल क्रिएट अ प्रॉफिट ऑफ 300। तो प्रॉफिट बराबर होता है पहले तो अब ये देखिए, रेवेन्यू बराबर होता है x इंटू p ऑफ x के। ठीक है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट निकलेगा। रेवेन्यू क्या है 100x माइनस 0.5x स्क्वायर, कॉस्ट क्या है 60x प्लस 300। तो आप कहेंगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। देखिए ये तो एक सिंपल सी बात है ना कि रेवेन्यू माइनस देखिए प्रॉफिट जो होता है ना वो बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट की। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, अगर हम यहाँ से देखें तो ये रेवेन्यू है हमारे पास 100x माइनस 0.5x स्क्वायर, 100x माइनस 0.5x स्क्वायर। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है माइनस ऑफ 60x माइनस 300। तो 60x माइनस 300। ठीक है, तो 100 इसको आप इस तरह रख लें माइनस 0.5x स्क्वायर माइनस 60 और प्लस 100 तो प्लस 40x
और -300, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ ये कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट की इक्वेशन है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है, जितनी प्रोडक्शन होगी प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 300 अगर प्रॉफिट है तो प्रोडक्शन लेवल क्या होगा। तो 300 अगर प्रॉफिट है तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, 300 इज इक्वल टू -0.5x² प्लस 40x माइनस 300, तो इधर जाके +300 हो जाएगा, 600 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, यानी -0.5x², ठीक है, और +600 इज इक्वल टू 400, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा जनाब, प्रोडक्शन वैल्यू आ जाएगी, इसमें देख लेते हैं। अब वैकेंट lot is being converted into community garden. The garden and the walkway around its perimeter have an area दिया हुआ है। Find the width of the walkway if the garden is 12 feet wide by 15 feet long. Length और width भी दी हुई है। अब वो आपसे कह रहा है कि width बताइए गार्डन की, जबकि वॉकवे की वैल्यू x रखी है आपने, तो इसको x + 15 कर लेंगे और 12 + x कर लेंगे, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बहरहाल ये चीज़ें मुझे बतानी थी। अच्छा, अब अदर टाइप्स ऑफ इक्वेशन, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जनाब। हमारा क्वाड्रेटिक के बाद रैशनल एक्सप्रेशन के ऊपर टॉपिक स्टार्ट होगा।